हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यायपालिका, जो कि क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। न्यायपालिका के कामों को किन तरीके से बांट सकते हैं? निम्न कामों से बांट सकते हैं, निम्न भागों से बांट सकते हैं। पहला है विवादों का निपटारा करती है। ये जो न्यायपालिका है वो विवादों का निपटारा करती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। तो किन चीज़ों के विवादों का निपटारा करती है? नागरिकों के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में जो मतभेद पैदा हो जाते हैं, जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनके विवादों का निपटारा करते हैं। दूसरा है न्यायिक समीक्षा का कार्य करता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनें ध्यान रखिएगा। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? कानून को जो रद्द कर सकने का जो अधिकार होता है न्यायपालिका को, उसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अगला है कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय में जा सकता है। तो न्यायपालिका के कितने कार्य हो गए? विवादों का निपटारा करना, चाहे वह नागरिकों के बीच में हो, राज्य सरकारों के बीच में हो या फिर राज्य व केंद्र के बीच में हो। न्यायिक समीक्षा करना अर्थात अगर कोई भी कानून अगर कोई भी कानून जो है वह अगर उसे गलत लग रहा है न्यायपालिका को तो वह उसे रद्द भी कर सकती है। तीसरा है कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका क्रियान्वयन करना। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को ही हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, पहले ये कहाँ होती थी? संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करती थी। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था और यह 1958 में कहाँ आ गई? इस नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ भारत की सर्वोच्च न्यायालय मानी जाने लगी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालत से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले के एक जिला न्यायाधीश होता है। ध्यान रखिएगा, जो अधीनस्थ या फिर जिला अदालतें होती हैं वो प्रत्येक जिले में होती हैं और हर जिले का एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय से ऊपर क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। मतलब एक पिरामिड जैसी संरचना बनती है। सबसे नीचे जो अदालतें होती बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं जो कम होते हैं, जो हर राज्य में एक होते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय होता है जो पूरे देश में एक ही है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होता है। जो देश का मुख्य न्यायाधीश होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारे अदालतों को मानने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाएगी उसे पूरे देश को, पूरे भारत देश को मानना ही पड़ेगा। उसे उच्च न्यायालय भी मना नहीं कर सकते, उन्हें भी मानना पड़ेगा। उच्च न्यायालय का निर्णय भी जो होगा वह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय को भी मानना पड़ता है। यही इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है
कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ बने? 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बने। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। और वर्तमान में देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देश भर में 25 हाई कोर्ट्स हैं। आगे है, बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे राज्यों के पास अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के पास मिला जुला के चंडीगढ़ है उच्च न्यायालय। और 4 पूर्वोत्तर राज्य जो कि हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए केवल एक हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है असम के। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय बने गए हैं। और 1 जनवरी 2019 में अमरावती में और हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय बने। अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए और हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए। आगे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्यवक के अन्य हिस्सों के खंडपीठ बने जाते हैं, ध्यान रखिए। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश है उसका हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है, लेकिन एक खंडपीठ उसका लखनऊ में भी है। इससे क्या होता है, इसमें यही बात बताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके अपने नज़दीकी कोर्ट्स में, इसलिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या फिर बेंच भी बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या है कि जो पिरामिड है कि यहाँ के जो जिला न्यायालय होंगे उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय को मानना ही पड़ेगा, और जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना ही पड़ेगा, उसे मना नहीं कर सकते हैं। इसमें यही बताया जा रहा है, यही एकीकृत न्यायिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो अधीनस्थ अदालतों को निम्न नामों से कहा जाता है, जैसे कि ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक या फिर फौजदारी कानून का उल्लंघन है। ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न अपराध होते हैं उन्हें फौजदारी कानून में रखा जाता है। और फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या फिर सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए ये तालिका दी गई है। देख लेते हैं कि दो प्रकार के जो कानून है, फौजदारी और दीवानी, उसमें अंतर क्या है। पहला पॉइंट है फौजदारी कानून का, कि ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। तो कानून में जिन्हें अपराध माना जाता है उसके लिए फौजदारी कानून बनाया गया है, जैसे कि चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। और दीवानी कानून में पहला पॉइंट क्या है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या फिर अवहेलना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसमें अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है दीवानी कानून, जैसे कि ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि जो है वह दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अधिकारों विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन इसमें होता है, तो उसके प्रति जो विवाद होता है उसके लिए दीवानी कानून होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें सबसे पहले आमतौर पर FIR दर्ज कराई जाती है। इसमें सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और दीवानी कानून में क्या होता है कि प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो इसमें डायरेक्ट न्यायालय में याचिका आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले FIR करना होगा आपको। तीसरा पॉइंट है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है, जैसे कि मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। मतलब इसमें राहत की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसमें जेल या किसमें फौजदारी कानून में जेल या फिर जुर्माना भी हो सकता है। तो ये अंतर फौजदारी और दीवानी कानून में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में हिस्सा बताया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा
किस केस के द्वारा बनाया गया, तो वो हो जाएगा ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में। ध्यान रखिएगा, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में क्या हुआ था कि अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में जोड़ दिया था। ध्यान रखिएगा, आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में जोड़ दिया था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।